हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे आज वैदिक कल्चर का तीसरा पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लेटर वैदिक पीरियड को, उत्तर वैदिक काल को। मैंने आपसे बोला कि वैदिक काल हमारा कितने भागों में बटा हुआ था? दो भागों में बटा हुआ था। एक था आपका अर्ली वैदिक पीरियड, या उसको ऋग वैदिक पीरियड भी बोला जाता था, ऋग वैदिक काल भी बोला जाता था, जिसका समय आपका था 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। दूसरा वैदिक काल आपका था लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, जिसका समय था आपका 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका आपका समय था। ये जो आता है इसमें सामवेद आपके लिखा गया, यजुर्वेद आपका इसी टाइम पर लिखा गया, अथर्ववेद आपका लिखा गया, और ऋग्वेद के जो आपके पहला मंडल, नौवां मंडल और 10वां मंडल था। ठीक है। ऋग्वेद का पहला मंडल, नौवां मंडल और 10वां मंडल जो लिखा गया है वो भी आपका लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल में ही आपका लिखा गया है। इस वैदिक काल में जो आपकी स्थिति थी वो बिल्कुल आपकी जो ऋग्वैदिक काल था उससे बिल्कुल अपोजिट थी। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी, वो यहाँ पर आपका आयरन के यहाँ पर एविडेंस मिले हैं, यहाँ पर लोहे के आपके अवशेष मिले थे यहाँ पर। ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि आयरन का एविडेंस किस पीरियड से मिला है, तो वो मिला है हमारा लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड नहीं देगा तो आपको देगा वैदिक पीरियड, वैदिक काल देगा। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आयरन जो लोहा है, लोहे के जो आपके एविडेंस मिले हैं वो मिले हैं आपके लेटर वैदिक पीरियड से। ठीक है। अब बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की, उत्तर वैदिक काल की सोशल कंडीशन की, वहाँ की सामाजिक स्थिति की। ठीक है। तो यहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति यहाँ पे जो वीमेंस थी, औरतें थीं, उनकी बहुत दयनीय स्थिति थी यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर बाल विवाह हुआ करता था। ठीक है। यहाँ पर विधवा विवाह आपका मंजूर नहीं किया गया था, विधवा विवाह यहाँ पर नहीं होता था। यहाँ पर जो मतलब सती प्रथा चलती थी। यहाँ पे जो अगर हम वुमेन कंडीशन की बात करें, बहुत ख़राब कंडीशन थी, और वुमेन को, आपके औरतों को यहाँ पर मतलब पढ़ाई का यहाँ पर राइट नहीं मिला था, यहाँ पे उनको पढ़ने का राइट नहीं मिला था। वहाँ पे अब ये जो औरतें थी वो पढ़ती नहीं थी उस टाइम पर। ठीक है। इसकी सोशल कंडीशन की बात करें तो सोशल कंडीशन में यहाँ पे जो आपके जाति हुआ करती थी, यहाँ पे जो वर्ग हुआ करते थे वो बाई बर्थ हुआ करते थे, जन्म से हुआ करते थे। यहाँ पे 4 कास्ट हुआ करती थी। ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पे जो 4 वर्ग होते, 4 क्लास होते थे या 4 कास्टें हुआ करती थी, वो आपकी बाई बर्थ होती थी, जन्म से हुआ करती थी। जैसे कि कोई ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेगा तो वो ब्राह्मण होगा। ठीक है। उसका काम पूजा पाठ का होगा। जो क्षत्रिय परिवार में जन्म लेगा वो क्षत्रिय होगा, वो युद्ध लड़ने का काम करेगा। ठीक है। जो वैश्य परिवार में जन्म लेगा वो वैश्य है होगा, मतलब उसका काम व्यापार करना होगा। जो शूद्र परिवार में जन्म लेगा वो शूद्र होगा। ठीक है। और उसका काम क्या होगा, जो आपके अपर क्लास के लोग हैं उनकी सेवा करना होगा। ठीक है। और जो शूद्र लोग थे, शूद्रों की जो स्थिति यहाँ पर बहुत दयनीय थी, यहाँ पर उनकी जो कंडीशन थी बहुत खराब थी। ठीक है। तो यहाँ पे वो याद रखना है कि यहाँ पर जो आपकी 4 कास्ट थी वो बाई बर्थ थी। ठीक है। अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें, ऋग्वैदिक काल में जो आपकी 4 कास्ट थी, जो वहाँ पे 4 कास्ट थी, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो बाई ऑक्यूपेशन थी, उनके व्यवसाय के अनुसार थी। ठीक है। वो ये 4 वर्ण के लोग एक साथ वहाँ पर रह सकते थे, एक साथ खाना भी खा सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या था कि ब्राह्मण से नीचे आते थे क्षत्रिय, क्षत्रिय से नीचे आते थे वैश्य, और वैश्य से नीचे आते थे शूद्र। और शूद्र को ऐसा बोला जाता था कि शूद्र की छाया अगर ब्राह्मण पे पड़ भी जाती थी तो उसको मार दिया जाता था, या जिस अंग की उसकी छाया आपके ब्राह्मण में पड़ती थी उस अंग को वहाँ से उसका काट दिया जाता था। यहाँ तक शूद्र की हालत बहुत ख़राब थी। ठीक है। तो याद रखना है कि जो यहाँ पे जो शूद्र की जो शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय थी, ये क्लास बाई बर्थ थी, मतलब जन्म से थी उनकी। ठीक है। जिसके परिवार में जन्म होगा वो उसी जात का होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देयर वॉज ए काउंसिल ऑफ 11 ऑफिसर्स टू हेल्प राजन। राजन मतलब किंग। जो वहाँ पर आपका राजा हुआ करता था, राजा को सहायता करने के लिए 11 मंत्रियों की, 11 ऑफिसर की एक काउंसिल होती थी। ठीक है। एक बैठक होती थी जिसमें आपके, जिसको बोला जाता था आपका रत्नी। ठीक है। रत्निन, जिसको बोला था आपका रत्निन। ठीक है। आपसे पूछे रत्निन क्या होती थी, तो रत्निन होती थी आपकी जो किंग होता था, किंग काउंसिल, जो राजा होता था, राजा की जो काउंसिल होती थी, सभा होती थी, उसको बोला था रत्निन। और रत्निन में आपके 11 ऑफिसर हुआ करते थे। कमांडर इन चीफ सेनानी हुआ करता था। ठीक है। आपका खजांची हुआ करता था,
उसमें आपके ग्राम प्रधान वगैरह ये सब हुआ करते थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो वहाँ की काउंसिल थी, किंग की काउंसिल थी, राजा की जो उसकी सभा थी, उसको बोला था रत्निन, और उसमें कितने मेंबर हुआ करते थे? 11 ऑफिसर हुआ करते थे, जो आपके राजा को काम काज में सहायता किया करते थे। और यहाँ पे जो राजा था, जो जनता थी, जनता से 1/16 1/16 भाग टैक्स लिया करता था, और ये टैक्स को क्या बोलते थे? बलि बोलते थे। क्या बोलते थे? बलि। जो यहाँ पे टैक्स लिया जाता था, टैक्स को ये लोग क्या बोलते थे? बलि बोलते थे। और कितना भाग लेते थे? 1/16 1/16 भाग लिया जाता था। जो उपज हुआ करती थी, कृषि हुआ करती थी, उसका 1/16 भाग ये लोग लेते थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो राजा था, राजा यहाँ पर 3 टाइप के यज्ञ भी कराया करता था। पहले में जो आपका ऋग्वैदिक काल था, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई यज्ञ नहीं होता था, लेकिन जब यहाँ मतलब वैसे आपके यज्ञ होते थे, लेकिन यहाँ पर राजा यज्ञ करवाता है, ठीक है। अब राजा ही यहाँ पर सबसे ऊपर है, राजा के सिवा कोई भी आपका यज्ञ नहीं करा सकता था। ये राइट सिर्फ राजा को ही था, सिर्फ राजा ही यज्ञ करा सकता है। 3 टाइप के यज्ञ होते थे। एक होता था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या होता था? राजसूय यज्ञ आपका जो राजा होता था, ठीक है, राजन होता था, उसकी उम्र को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको महत्व देने के लिए, या फिर उसके अच्छे के लिए, भलाई के लिए जो यज्ञ होता था, उसको बोला जाता था राजसूय यज्ञ, ठीक है, राजसूय यज्ञ। दूसरा होता था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ होता था आपका राज्य के लिए, जो आपका वहाँ का स्टेट होता था, स्टेट को बढ़ाने के लिए एक वहाँ पर क्या होता था? एक घोड़ा छोड़ा जाता था, और घोड़ा जितनी भी दूर आपका जाता था, ठीक है, वहाँ तक उसकी जो घोड़ा जितनी भी दूरी तय करता था, उतना स्टेट वो उसी राजा का हो जाता था, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ जो होता था, वो आपका स्टेट को बढ़ाने के लिए होता था, ठीक है, राज्य के बढ़ाने के लिए होता था। वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ क्या होता था? ये आपका प्रजा की भलाई के लिए होता था। जो वहाँ पे राज्य की प्रजा होती थी, उसकी भलाई के लिए जो यज्ञ होता था, वो आपका होता था वाजपेय यज्ञ। तो आपको याद रखना है कि लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में आपके 3 टाइप के यज्ञ होते थे। एक होता था आपका राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ आपका राजा की भलाई के लिए, उसकी उम्र बढ़ाने के लिए होता था, उसके स्वास्थ्य के लिए होता था। अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो राज्य होता था, स्टेट होता था, स्टेट को बड़ा करने के लिए, ठीक है, उसको एक्सपेंड करने के लिए जो यज्ञ होता था, उसको बोला जाता था अश्वमेध यज्ञ। तीसरा यज्ञ होता था आपका वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ जो राजा की प्रजा होती थी, प्रजा की भलाई के लिए होता था, ठीक है। तो ये आपके 3 टाइप के यहाँ पर यज्ञ भी हुआ करते थे। सोशल कंडीशन ऑफ वीमेन वॉज वेरी पुअर। यहाँ पे मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे जो औरतें थीं, औरतों की जो स्थिति थी, बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही मतलब खराब थी यहाँ पर। 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेज। और यहाँ पे जो विवाह होते थे, विवाह भी आपके 8 टाइप के हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पे जो शादियाँ हुआ करती थी, वो 8 टाइप की हुआ करती थी। कौन कौन सी थी? पहला है देव विवाह, ब्रह्मा विवाह, ठीक है। देव विवाह और ब्रह्मा विवाह जो हैं, ये आपके देवताओं के विवाह में आते हैं, ठीक है। और ये मतलब जो आपके ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण लोगों के जो विवाह हुआ करते थे, उसमें आते हैं, मतलब जो ब्राह्मण लोगों की मैरिजेज हुआ करती थी, उसमें आते हैं। प्रजापत्य विवाह, जो प्रजापत्य मैरिज थी, प्रजापत्य विवाह था, प्रजापत्य शादी होती थी, वो ये होती थी अरेंज मैरिज। जो आज की अरेंज मैरिज होती है, वो आपकी होती थी प्रजापत्य मैरिज। प्रजापत्य विवाह जो होता था, ये आपकी होती थी अरेंज मैरिज, ठीक है, ये आपकी अरेंज मैरिज हुआ करती थी। 4th टाइप का था आपका गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह होता था जो आपकी लव मैरिज हुआ करती थी, उसको बोला जाता था गांधर्व विवाह, ठीक है। जो लव मैरिज होती थी उस समय पर जो बोला जाता था, उसको गांधर्व विवाह बोला जाता था। अर्श क्या होता था? यहाँ पर जो बैल होते हैं, ठीक है, बैल के बदले में शादी हुआ करती थी। मतलब एक इंसान जिसके पास में बैल है, वो अपने बैल दिया करता था और उसके बदले में अब शादी करता था, ठीक है। तो यहाँ पे बुल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बैल दान में दिया करता था और बैल के बदले शादी किया करता था, ठीक है। तो ये आपका अर्श में आता है। असुर क्या होता था? असुर में होता था कि पैसे दिए, ठीक है, पैसे से खरीद कर, जो लड़की होती थी, लड़की से शादी करते थे पैसे से खरीद कर, ठीक है। तो उसे बोला जाता था असुर विवाह, ठीक है। पैसे से खरीद कर किसी लड़की से शादी होती थी, तो उसको बोलते थे असुर विवाह, ठीक है। राक्षस विवाह क्या था? राक्षस विवाह आपका 7 टाइप का था। राक्षस विवाह में क्या था? किसी भगाई की कन्या को लेकर जब शादी करते थे, मतलब भगाकर शादी करते थे, उसको बोला जाता था आपका राक्षस विवाह, ठीक है। राक्षस विवाह किसको बोला जाता था? जब भगाकर किसी को ले जाते थे, तब जो शादी हुआ करती थी, उसको बोला जाता था राक्षस विवाह। पिशाच विवाह क्या था? 8 टाइप का आपका पिशाच विवाह। पिशाच विवाह क्या था? पिशाच मैरिज क्या थी? किसी से जबरदस्ती जब शादी होती थी, ठीक है, किसी से जब जबरदस्ती शादी किया करते थे, उसको बोला जाता था आपका पिशाच विवाह, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में आपके 8 टाइप की शादी हुआ करती थी, 8 टाइप के मैरिज थे। देव और ब्रह्मा, ये आपके जो ब्राह्मण लोग थे, उनमें हुआ करते थे। प्रजापत्य विवाह जो होता था, प्रजापत्य जो मैरिज होती थी,
वो आपकी अरेंज मैरिज हुआ करती थी। गांधर्व विवाह जो था, गांधर्व मैरिज जो थी वो आपकी लव मैरिज थी। अर्श मतलब यहाँ पे आपके बैल को दान में दिया करते थे, बदले में शादी किया करते थे। असुर क्या था, असुर मतलब लड़की को खरीद कर, पैसे में खरीद कर शादी किया करते थे। राक्षस क्या था, भगा कर शादी करते थे। पिशाच क्या था, किसी के साथ ज़बरदस्ती शादी किया करते। तो ये थे आपके 8 टाइप के यहाँ पर शादी हुआ करती थी। 4 टाइप्स ऑफ वर्ण आश्रम, 4 प्रकार के वर्ण आश्रम आपके बताए गए हैं। वो बताए गए हैं आपके जबलो उपनिषद में, ठीक है। किसमें बताए गए हैं, जबलो उपनिषद में। ये आपसे पूछ सकता है कि जो आपके 4 वर्ण आश्रम है ये किसमें बताए गए हैं, ये बताए गए हैं जबलो उपनिषद में, ठीक है। पहला क्या है, ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य जन्म से लेकर 25, ठीक है, जन्म से लेकर 25 साल तक की उम्र का जो भी होगा वो आपका ब्रह्मचार्य का पालन करेगा, ठीक है। उसके बाद में गृहस्थ, 25 से लेकर आपका 50, ये जो आपकी एज होती थी ये आपकी होती थी गृहस्थ जीवन जीने की, मतलब यहाँ पे आपकी फैमिली के साथ जीवन जियोगे, ये आपका होता था गृहस्थ। वानप्रस्थ, जिसकी उम्र 50 से ज़्यादा होगी, 50 से 75 साल आप जियोगे वन में, ठीक है। 50 से 75 साल आप जियोगे वन में, और 75 वर्ष के बाद 100 वर्ष तक आप क्या लोगे, संन्यास ले लोगे, मतलब आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में आपके 4 प्रकार के वर्णाश्रम भी बताए गए हैं जो आपके लिए गए हैं जबलोपनिषद से, ठीक है। जिसमें था आपका ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का जो समय था 0 से लेकर, मतलब जन्म से लेकर 25 वर्ष तक। गृहस्थ जीवन का जो समय था 25 से 50 वर्ष तक। वानप्रस्थ का जो समय था वो था 50 से 75 वर्ष तक। संन्यास का जो समय था वो था आपका 75 से 100 वर्ष तक। ये आपके यहाँ पर 4 वर्णाश्रम थे। तो कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जो लेटर वैदिक पीरियड है, उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल पूरी तरह से यहाँ पे आपका अलग हो जाता है आपका ऋग वैदिक काल से या अर्ली वैदिक काल से। अब जब यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं, आर्थिक व्यवस्था भी आपकी यहाँ पूरी तरह से उल्टी है। अगर हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की, ऋग्वैदिक काल में क्या था कि जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन थी उसमें जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो सबसे पहले निर्भर थे पशुपालन पर, ब्रीडिंग एनिमल पर, और दूसरे नंबर पर थे कृषि पर। लेकिन यहाँ पर क्या था, अब यहाँ पर जो लोग हैं वो कृषि पर पहले निर्भर है, फिर बाद में पशुपालन पर निर्भर है, ठीक है। तो मतलब ये जो लेटर वैदिक पीरियड था, उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल के लोग कृषि को ज़्यादा महत्व दिया करते थे, उसके बाद पशुपालन को महत्व दिया करते थे। ये आपको यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन में याद रखना है, ठीक है। यहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति में बस याद रखना है, पहले इनके लिए एग्रीकल्चर था, ठीक है, मतलब कृषि इनके लिए पहले थी। उसके बाद में आपका ये ध्यान दिया करते थे किस पर, दूसरे नंबर पर आपका आता था ब्रीडिंग एनिमल, पशुपालन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी इस टाइप की थी। ये लोग व्यापार भी किया करते थे, ठीक है, व्यापार भी किया करते थे, और साथ में यहाँ पर बढ़ाई, कारीगर, ठीक है, इस प्रकार के यहाँ काम भी हुआ करते थे, ठीक है। और जब इनकी बात करते हैं धार्मिक स्थिति की बात करते हैं इनकी, तो ये लोग पहले जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे, ऋग्वैदिक काल के लोग जो पूजा किया करते थे वो आपके प्राकृतिक देवी देवताओं, जैसे कि आपके इंद्र भगवान हो गए, ठीक है, वायु पवन हो गए, इन सब की पूजा किया करते थे। लेकिन यहाँ पर आपके एक भगवान आ जाते हैं, विष्णु भगवान को ये लोग मानना शुरू कर देते हैं, ठीक है। विष्णु भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो आपसे पूछेगा कि विष्णु भगवान की पूजा किस समय से शुरू होती है, तो वो आपकी हुई थी लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक काल से, ठीक है। उत्तर वैदिक काल से आपकी विष्णु भगवान की पूजा शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये बस ये याद रखना है, इसमें कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है, इतना ही है लेटर वैदिक पीरियड में। तो पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कराते रहो और वीडियो को शेयर भी करते रहो। थैंक यू।